एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल और उसमें हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अभी तक हमने 3 सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस किए, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस एंड लाइसोसोम्स। आज की क्लास में हम कुछ और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम आज डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल होता है एंड इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इट हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि गोल्गी एपैरेटस की भी कवरिंग होती है, लाइसोसोम्स की भी कवरिंग होती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की भी कवरिंग या मेम्ब्रेन होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, मतलब कि 2 डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती है। बेसिकली उन दोनों कवरिंग या जो मेम्ब्रेन्स है माइटोकॉन्ड्रिया की, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग एंड इनर मेम्ब्रेन कवरिंग। बेसिकली जो आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो पोरस इन नेचर है। पोरस मतलब कि उसमें बहुत सारे होल्स या पोर्स होते हैं। सो जो आउटर कवरिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज पोरस इन नेचर और इट हैज मेनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, बेसिकली इट इज डीपली फोल्डेड। मतलब कि जो इनर कवरिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट हैज 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग एंड द इनर मेम्ब्रेन कवरिंग। जो आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग है इट इज पोरस इन नेचर एंड जो इनर मेम्ब्रेन कवरिंग है इट इज डीपली फोल्डेड। अभी हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और उसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर वाली जो है वो पोरस होती है और जो इनर वाली है वो क्या होती है, बेसिकली इट इज़ डीपली फोल्डेड। अब बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो डीपली फोल्डेड क्यों होती है, मतलब उसमें बहुत सारे फोल्ड्स क्यों होते हैं, उसका रीज़न मैंने इस पॉइंट में लिखा है। बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें इतने सारे फोल्ड्स इसलिए होते हैं ताकि हम एटीपी के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकें। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इट हैज़ फोल्ड्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन है उसमें इतने ज़्यादा फोल्ड्स इसलिए होते हैं ताकि हम जो एटीपी जनरेट करने वाले रिएक्शंस होते हैं उनके लिए स्पेस जो है वो इंक्रीज कर सके। मतलब कि जो हमारे बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें ज़्यादा फोल्ड्स होने की वजह से ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है। मतलब कि इंक्रीज इन फोल्ड्स लीड्स टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब कि जब इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड्स होंगे तो उसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो एटीपी जनरेट करने वाले केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। मतलब कि जो फोल्ड्स इंक्रीज होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ज़्यादा जगह मिल जाती है एटीपी को जनरेट करने के लिए। अब बेसिकली ये एटीपी होता क्या है, हमने जब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में, तो क्या डिफरेंस था।
पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो बेसिकली ये जो ATP है, इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट. तो मतलब कि जो सेल है उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? ATP से. यानी कि जो ATP है वो एनर्जी के सोर्स का या फिर एनर्जी का काम करती है फॉर एनी सेल. अब ये जो ATP है इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, राइट. तो ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP जो है इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. मतलब कि सेल को जितनी भी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए वो उसे कहाँ से मिलती है? ATP से. और ATP कहाँ पे फॉर्म होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में. मतलब कि जो सेल है उसे पावर या जो एनर्जी चाहिए वो कौन सा सेल ऑर्गेनल देता है? माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. तो हमने इसमें क्या पढ़ा? बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं. बहुत सारे फोल्ड्स होने की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है, या इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसकी मदद से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ATP फॉर्म होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, राइट. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली इट रिलीजेस द ATP मॉलिक्यूल्स. मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? टू रिलीज द ATP मॉलिक्यूल्स. और अब आखिर में ये ATP क्या है? ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. मतलब कि एक सेल को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है या कहाँ से मिलती है? ATP से. और ATP कहाँ पे जनरेट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक तरीके से ATP जनरेटर भी कह सकते हैं या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह है जहाँ पे एक सेल को कहाँ से एनर्जी मिलती है, कहाँ से पावर मिलती है? ATP से. और माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह है जहाँ पे ये ATP मैन्युफैक्चर हो रहा है. तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. सो एक बार इसको फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो और जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में ATP फॉर्म हो. अब बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेन काम क्या होता है? ATP को फॉर्म करना. अब आखिर ये ATP है क्या? बेसिकली ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Adenosine triphosphate is the full form of ATP and ATP is the energy currency of the cell. मतलब कि एक सेल को जब एनर्जी चाहिए तो वो उसे कहाँ से मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP. किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ फ्रॉम ATP. और ATP कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है या फिर कहाँ पे जनरेट होती है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज कि बेसिकली हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्ट्रेन सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं. मतलब कि हम जैसे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे, हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक अलग तरीके का स्ट्रेंज या फिर यूनिक सेल ऑर्गेनल है. क्यों? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? ATP को फॉर्म करना या जनरेट करना, जिससे पूरे सेल या पूरी बॉडी को एनर्जी मिल सके अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए या फिर न्यू केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्ट्रेंज ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास अपना खुद
का डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया पोजेसेस इट्स ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स। डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए मैंने बताया था कि जो डीएनए है वो किस में होता है? क्रोमोसोम्स में। एंड क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में, राइट। ये हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में। एंड क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। ये तो हमने पढ़ा था पहले, लेकिन अब ये हमारे पास एक न्यू चीज़ आई है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी अपने अलग डीएनए होते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस में तो है ही डीएनए, साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट आल्सो पोजेसेस इट्स ओन डीएनए। नाउ द नेक्स्ट इज ओन राइबोसोम्स। हमने पढ़ा था राइबोसोम्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? न्यूक्लियोलस में। और जो राइबोसोम्स है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? न्यूक्लियोलस में। और किसके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये हमने पढ़ा था राइबोसोम्स के बारे में। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। मतलब कि उसके पास अपने कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है? पहला तो एटीपी जनरेट होता है जो एनर्जी के लिए यूज होता है। दूसरा कि जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपने खुद के डीएनए भी हैं दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी हैं। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है क्योंकि उसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर दैट इज पोरस और इनर इज डीपली फोल्डेड, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और एटीपी जनरेशन इंक्रीज हो सके। एटीपी होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करती है और इसी वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स के होने की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। नाउ द फिफ्थ सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स। बेसिकली जो प्लास्टिड्स है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है या फिर इट कैन बी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। अभी तक जो हमने चारों सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिडेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स, ये चारों जो हैं वो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। अब बेसिकली जो प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। मतलब कि प्लास्टिड्स एक प्लांट सेल में दो तरीके के हो सकते हैं दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली क्रोमोप्लास्ट किस तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स, और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स बेसिकली क्या होते हैं? एक सेल ऑर्गेनल जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं या फिर दे कैन बी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स, मतलब कि जो कलरफुल या जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन जो प्लास्टिड्स कलरलेस होते हैं उनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अभी हमने देखा कि प्लास्टिड्स टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। बेसिकली क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनमें जिस एरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है
उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। बेसिकली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल दैट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही वो सन रेज को ट्रैप कर पाते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। तो बेसिकली जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट के कुछ बेसिकली क्रोमोप्लास्ट में कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, और जिन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दो तरीके के प्लास्टिड्स हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं, कलर प्लास्टिड्स होते हैं। तो उनमें से जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल की वजह से ही हम बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो सन रेज को ट्रैप कर पाते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है यानी कि वो प्लास्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही वो प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ही हो। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब कि जो क्रोमोप्लास्ट है दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स, उनमें जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिन प्लास्टिड्स में उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द क्लोरोफिल। Now next we are given about ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली प्राइमरी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें बहुत तरीके के मटेरियल्स स्टोर किए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? टू स्टोर मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स एक्सेट्रा। तो ल्यूकोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल्स लाइक या फिर वेरियस मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर stored. So this is about leucoplast. Now हमें डिफरेंट पॉइंट दिया हुआ है या फिर एक टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें पॉइंट दिया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं। मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती है, जो सारी लेयर्स एक मटेरियल के अंदर होती है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड स्टोर्मा। तो ये जो स्टोर्मा वर्ड है अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में स्टोर्मा है क्या, तो आपको बताना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं, जो सारी लेयर्स एक मटेरियल में एम्बेडेड होती हैं एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड स्टोर्मा। ये तो बात हुई क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की। बेसिकली जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, जो नॉर्मल प्लास्टिड्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ये तो था क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन जो इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है दैट इज एज सेम एज दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और एक और कॉमन थिंग या फिर सिमिलैरिटी हमें बुक में दी गई है प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया था कि इट इज़ अ स्ट्रेंज ऑर्गेनल क्योंकि इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ स्ट्रेंज ऑर्गेनल बिकॉज इट पोजेसेस इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। सिमिलरली जो प्लास्टिड्स होते हैं दे ऑल्सो पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसे दो ऑर्गेनल्स बताओ who which possess their
देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, तो यू विल राइट प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इज सेम लाइक दैट ऑफ दीज क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास में हमने दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, दैट इज प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कल की क्लास में हम जो लास्ट सेल ऑर्गेनल बचा है वैक्यूल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। डू लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू।